नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की आगामी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर 33 तक पहुंच चुके हैं। 32 तक यदि आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 10 टॉपिक लेकर के आते हैं और उस पर 10 क्वेश्चन हम लोग डेली तैयार करते हैं। शाम के 6 बजे हमारी मुलाकात एक दूसरे से हो जाया करती है। ठीक है, तो देखिए अब जो है परीक्षा सर पर आ चुका है ना। काफी कम समय है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इस बार बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो कोई भी तैयारी यहां पर अधूरी नहीं रह जानी चाहिए। और करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जो करंट का झटका देने का काम करती है, इसीलिए इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर है ना। बाकी सब लोग सब कुछ पढ़ के जाएंगे और यही तय हो जाता है कि कौन जो है लंबी रेस का घोड़ा होगा और कौन मैदान से बाहर चला जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले टॉपिक पर चलते हैं। आज का पहला टॉपिक देखते हैं। हाल ही में जारी रामसर स्थलों की सूची में नंजरायन पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है, यह पूछा गया है। रामसर स्थल, यहां पर नंजरायन पक्षी अभयारण्य, ये कीवर्ड जो हुआ करता है किसी भी प्रश्न का, सबसे पहले उसको आप नोट कर लिया कीजिए कि पूछा क्या गया है। अब यहां पर देखिए, जब रामसर साइट के विषय में पूछा गया है तो मैं आपको कहूंगा कि आपको सबसे पहले पहला काम क्या करना है, रामसर साइट के बारे में जानना है। दूसरा, नंजरायन पक्षी अभयारण्य के विषय में जानना है। तीसरा, जिस स्टेट में यह है ये जानना है। और चौथा, एक और काम। आप कहेंगे अब ये चौथा क्या दे रहे हैं, मैं ये चौथे के तौर पर दे रहा हूं कि बिहार के कितने रामसर साइट हैं। चलिए ये मैं बता देता हूं कि 3 रामसर साइट हैं। एक नाम भी बता देता हूं। पहला जो है वह कांवर झील जो बेगूसराय का है वह। लेकिन 2 नाम आपसे पूछूंगा। क्यों 2 नाम आपसे पूछूंगा? क्योंकि वह करंट अफेयर्स का मुद्दा है। 2 नए नाम जो हैं रामसर साइट में शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से है, बिहार के एक ही डिस्ट्रिक्ट से आसपास हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 5-10 किलोमीटर के आसपास ये 2 जगह है जिसको रामसर साइट के स्थल में चयन कर लिया है। तो बिहार में टोटल 3 अब हो गया इसका आंकड़ा। ठीक है, तो एक मैंने बता दिया कांवर झील। अब 2 आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में है और क्या नाम है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। अब यहां देखते हैं हाल ही में जारी रामसर स्थलों की सूची, और फिर वो पूछा गया है और आपसे पूछा गया है कौन से स्टेट में है। देखिए, अगस्त 2024 में रामसर स्थलों की सूची में भारत के 3 नए स्थल को जोड़ दिया गया था, जिसमें अगर देखेंगे तो तमिलनाडु के जो नंजरायन पक्षी अभयारण्य है एक ये, उसके बाद काजूबेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश में जो तवा जलाशय है, ये तीनों को शामिल किया गया। भारत में रामसर साइटों की संख्या अगर मैं आपको बता दूं तो इसके साथ ही वो कहां तक पहुंच गया, अगस्त वाला लेकर के कह रहा हूं। ठीक है, बिहार में इससे पहले हो चुका है। अगस्त में जो 3 आया है इसके बाद ये 85 तक चला गया है। और भारत में रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या कहां से, ये आपसे पूछा जाएगा। चूंकि ये पूछा जाएगा तो लिख लीजिए, एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में रामसर साइट की संख्या टोटल कितना हो चुका है, 18। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और स्टेट के विषय में पूछा जाएगा इसके नंबर के बाद, उसके विषय में भी थोड़ा देख लीजिए। बिहार के बगल में है तो पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 10 है और बिहार का बता दिया 3 है। ये 2-3 ध्यान रखिएगा। तो नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो है वह तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। अब ये तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट कहां पर पड़ जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तिरुपुर, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार स्टेट ना पूछ करके डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में ये रहना चाहिए। जवाब समझ में आ गया। और यहां पर समझ में आया था कि मैंने आपसे 2 नाम पूछा है, बिहार में 2 नए रामसर साइट कहां आए हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में वो है। चलिए दूसरे टॉपिक, हाल ही में दादर, पनवेल, कांदिवली और दहिसर रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। कौन से राज्य से संबंधित है, बताइए। क्या ऐसे प्रश्नों का आप लॉजिक लगा करके आंसर निकाल सकते हैं ना? क्या ऐसे प्रश्नों के विषय में बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है? ये कांदिवली, बोरीवली, दहिसर, पनवेल, दादर, ये फिल्मों में, अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो फिर आप सुनते होंगे, और ये महाराष्ट्र में ये सारी जगह है। ठीक है, तो यहां पर समझिए कि ये जो स्थिति है तो महाराष्ट्र यहां पर आपका विकल्प बी में दिया गया। जवाब ये हो गया। इसके विषय में थोड़ा सा समझा देता हूं। अगस्त 2024 में महाराष्ट्र के दादर हो गया, पनवेल हो गया, कांदिवली हो गया, उसके बाद दहिसर, ये जो रेलवे स्टेशन है इसको अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल कर लिया गया था। अब देखिए, हो सकता है ये आपसे ना पूछा जाए। आयोग का ये नेचर होता है कि जो चीज हुआ है वो ना पूछ करके उससे इर्द गिर्द के चीजों को पूछ ले। तो यहां पर इर्द गिर्द की बातें क्या है, ये है अमृत भारत स्टेशन योजना।
ये स्कीम आपसे पूछा जा सकता है, इसकी काफी चर्चा है। चूंकि बिहार के भी कई स्टेशन इसमें शामिल किए गए हैं, बिहार के कौन से स्टेशन शामिल किए गए ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इस योजना के विषय में बता देता हूं। देखिए, ये योजना जो है देश में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक योजना है। और इसकी शुरुआत कब हुई ये आपसे पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत 2023 ईस्वी से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आपसे एक स्टेटमेंट देकर के पूछा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन में यात्रियों को बेहतर सुविधा दिया जाए, बेहतर यातायात का संचालन किया जाए, किस तरह से उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, आधुनिक बनाया जा सकता है, सुसज्जित किया जा सकता है, ये सब इसका उद्देश्य रखा गया है। विभिन्न राज्यों के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है और उसको बेहतर किया जा रहा है। बिहार के रेलवे स्टेशन के विषय में आप मुझे बताएंगे कि किसको किसको शामिल किया गया है और किस डिस्ट्रिक्ट से वो है, और आपके यहाँ के कोई रेलवे स्टेशन है जिसे इसमें शामिल किया गया इस योजना के तहत, तो वो भी आप मुझे लिख के बताइए। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, मान लीजिए अगर ईडी तो काफी चर्चा में है आजकल, ईडी शॉर्ट फॉर्म में ना पूछ करके इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाए प्रवर्तन निदेशालय, तो आपको पता होना चाहिए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये वही टॉपिक है जो बीपीएससी में पूछा जाता है, चर्चित व्यक्ति, है ना, एक सेगमेंट आता है ना, चर्चित व्यक्ति से प्रश्न एक दो आता ही है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वहीं से है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस पर एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। देखिए, हाल ही की घटना है, अगस्त 2024 में राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। विकल्प कहां पर है, ये राहुल नवीन, यानी कि ए विकल्प तो हो गया। अब इसके विषय में समझ लीजिए, इनके विषय में ये जो है, इससे पहले संजय कुमार मिश्रा ये जो है ईडी के निदेशक हुआ करते थे, तो संजय कुमार मिश्रा के जगह पर, ये संजय कुमार मिश्रा जो लिखा हुआ ये पहले थे, अब ये नहीं रहे, इनके जगह पे राहुल नवीन आ गए हैं। अब राहुल नवीन जो है, इसमें कई बार ना पूछा जाता है कि किस बैच के रहे हैं, तो 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। कई बार ये दिया जाता है और पूछ दिया जाता है क्या ये आईएएस हैं, और लोग टिक मार के आ जाते हैं कि आईएएस होंगे, नहीं, गलत हो जाएगा आपका जवाब। ये जो है क्या होंगे, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, ठीक है, ये ईडी है, तो इसलिए ध्यान देना है, इसमें आईएएस नहीं होते हैं जनरली। इससे पहले यह प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक हुआ करते थे और अब जो है निदेशक बन गए हैं। इतनी बातें इनके विषय में चर्चित व्यक्ति में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चौथे पर आते हैं, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है। इंपॉर्टेंट है ना, कम से कम 4 स्टार बना के रखिए, क्वेश्चन आ सकता है इसमें, अलग से लिख लीजिए, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। डेंगू 24, डेंगी ऑल पेनेशिया अमृत दवा। देखिए, इसमें अगस्त 2024 की घटना है। भारतीय, लिख लीजिए, नोट कीजिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पेनेशिया बायोटेक ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के चरण 3 का निदानिक परीक्षण जो है वह उसका शुभारंभ किया है, और डेंगी ऑल भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन बनने वाली है। इसे पेनेशिया बायोटेक ने विकसित किया है। तो आपको यह भी ध्यान देना है यहां पर कि जवाब क्या है, डेंगियोल, ठीक है, तो एक जवाब ही आ गया, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, आपको यह नाम ध्यान रखना है, पेनेशिया, तो यह जो है पेनेशिया बायोटेक इसका पूरा नाम है। इससे जुड़ा हुआ अगर ये पॉइंट आता है तो यह भी आपको टिक लगाना है, अगस्त 2024, ये ध्यान रख लीजिएगा, टाइम आपसे पूछा जा सकता है। इतना चीज समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जानकारी लेकर के एक प्रश्न आपको ये आ जाएगा, मार्क्स देने वाला है, तो इसको भूलना नहीं है। देख, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है ना उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, अगेन 3 स्टार लगा के रखिए, बहुत चर्चा में रहा है। WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ना आ जाए तो WHO लिखा रहेगा, किस बीमारी को ये और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। इतना ज्यादा फैल गया है कि अब काबू में नहीं रहा है, तो इसे जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करना पड़ गया है। अगस्त 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे, मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित कर दिया गया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कह दिया गया है। इससे पहले अफ्रीका के जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था, क्योंकि फैला वहीं से। मध्य और पूर्वी अफ्रीका में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अफ्रीका से बाहर भी इसका मामला जो है स्वीडन में दर्ज किया गया है, भारत में भी एक मामला दर्ज करने की बात ये कही जा रही है। तो यहां ध्यान रखना है, मंकी पॉक्स अगर इससे पूछा जाएगा तो 2-3 बात का ध्यान रखिएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक तो आपको पूछा जाएगा कि हो सकता है ये पूछा जाए किस संस्था ने, है ना, कि इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, तो WHO। दूसरा पूछा जाएगा तो आप अफ्रीका के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा, क्योंकि इसके प्रश्न बनने की संभावना अफ्रीका को रहेगा। और आयोग थोड़ा सा आपको
घुमाना चाहे तो आपसे पूछा जा सकता है अफ्रीका के किस हिस्से में, तो मध्य और पूर्वी, ध्यान रखिएगा, मध्य और पूर्वी अफ्रीका का जो हिस्सा है वहां से यह पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के बाद यह मामला कहां दिखा गया, तो अलग से लिख लीजिए, वह स्वीडन को लेकर के। और एक बात और, एग्जाम में जाने से पहले मंकी पॉक्स से संबंधित भारत में जो आंकड़े अगर आ जाते हैं, कंफर्म हो जाता है, तो उसके विषय में अलग से जानकारी रखिएगा। इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। तो सही जवाब इसका डी हो गया। आगे बढ़िए। हाल ही में किस देश की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है? इंपॉर्टेंट हो सकता है, राजनीतिक उठापटक की बात की गई है, इसीलिए यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा, इसको ध्यान में रखिए। यह घटना कहां की है? थाईलैंड की। कब हुआ था? अगस्त 2024 में थाईलैंड की जो संवैधानिक अदालत है, देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थावासीन, वहां उनका नाम था, है ना, इसमें नाम नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, कंट्री इंपॉर्टेंट बस है, नाम था श्रेथा थावासीन को पद से बर्खास्त कर दिया। ये 2023 से प्रधानमंत्री वहां के थाईलैंड के बने हुए थे, डी विकल्प इसका हो गया। इन्हें नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। यहां सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है कंट्री को लेकर के, ठीक है। तो यहां पर छठे का डी के साथ जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? अगेन इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट? 4 स्टार दे देता हूं, इसीलिए कि जो अवार्ड वाला सेक्शन है उससे एक प्रश्न बनता है, तो चर्चित व्यक्ति से जो प्रश्न रहे उसको अलग से नोट करके रख लीजिए, अवार्ड वाला जो सेक्शन है उसे अलग नोट करके रखिए। साइंस इन्वायरमेंट का, तो साइंस का जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसको अलग से, साइंस में जो स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया अलग से, और अगर इन्वायरमेंट का कुछ दबाव वगैरह बना है उसको अलग से। देखिएगा, यहां से इतना कर लेंगे आपके 4-5 प्रश्न बन जाएंगे। यहां से आगे बढ़ जाएं तो यहां पर कहा गया 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? गुलमोहर, आटम, ऊंचाई और ब्रह्मास्त्र। ये 4 फिल्म, आपने से इस 4 फिल्म में से कौन कौन से फिल्म आप लोगों ने देखा है मुझे कमेंट करके बताइए, और कौन सा नहीं देखा है तो देखने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, अगस्त 2024 को वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दिया गया। इसमें अगर देखेंगे तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया था वह आटम है, ठीक है। इसको लेकर के लंबा चौड़ा एक लिस्ट है, मैं लिस्ट यहां साझा कर देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहां पर देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दिया गया, किसे मिला, यहां पर अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो ये जो आटम है ना, बस ध्यान रखना है कि ये मलयालम फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे कहा गया? गुलमोहर, बहुत अच्छी फिल्म है, देखिएगा जरूर, है ना। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक गानों के लिए ब्रह्मास्त्र फिल्म के गानों के जो है प्रीतम दा को दिया गया है। संगीत निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक, है ना, सर्वश्रेष्ठ निदेशक, और जो है बाल कलाकार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बाल कलाकार जो है यहाँ पर मलिकपुरम, मलयालम फिल्म के लिए श्रीपत। आजकल जो सारे अवार्ड है ना वो मलयालम फिल्म वाले ले जा रहे हैं, मतलब आजकल जो फिल्मों का किन्हीं का देखने का अच्छा टेस्ट हो, मतलब बढ़िया फिल्म देखना पसंद करते हो, अच्छी स्टोरी, तो उन्हें केरल की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की चीजें देखनी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्में आती है। चलिए, तो ये जवाब हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छापना चाहते हैं तो छपाई कला भी कर लीजिए। जवाब समझ में आ गया, बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। हाल ही में पाए टोंग टार्न चिनावाट किस देश के प्रधानमंत्री बनी हैं? नाम थोड़ा कठिन है, पर आपको वहां बोलना नहीं है, उच्चारण नहीं करना, लिखा रहेगा, टिक मारना है, ठीक है। तो 4 यहां पर नाम देखिए, यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, इसमें थोड़ा सा आप जो है अपनी स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल कीजिए। अब वो क्यों कह रहा हूं, देखिए नेपाल में ऐसे नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, दहल प्रचंड, इस तरह के नाम आपको नेपाल में मिलेगा। आपको फिर कजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान जो है यहाँ नहीं, तजाकिस्तान में जो नाम मिलेगा वह लगभग आपको मुस्लिम जैसा नाम मिलेगा, या फिर रशियन नेम टाइप मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। जो C5 कंट्री होते हैं ना, C5, ये जो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान, तो ये जो 5 कंट्री है सेंट्रल एशिया का, वो रसिया से ही प्रभावित रहा है, तो वहां पर इस तरह के ही नाम मिलेंगे, या फिर मुस्लिम वाले नाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए बच जाएगा ये 2, थाईलैंड और भूटान। भूटान भारत का पड़ोसी है, यहां पर कुछ उठल पुठल होगा तो ये नाम आपको बहुत ज्यादा फेवरेट रहेगा, यानी कि फिर आप इस नाम के विषय में जान रहे होंगे। अगर बहुत नहीं जान रहे हैं तो आपको फिर मान के चलना चाहिए, भूटान भी नहीं होगा, चर्चा में नहीं रहा, थाईलैंड हो जाएगा। सही जवाब थाईलैंड। मतलब मैं ये बताया हूं कि किसी प्रश्न का जवाब अगर नहीं जानते हैं तो कैसे उस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करें, है ना। सॉल्व क्वेश्चन कराने का एक मकसद यह भी है। तो अगस्त 2024 में ये मैडम जो है थाईलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई, और यहां पर एक बात ध्यान रखना है, ये थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। तो और थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर बनने वाली ये दूसरी महिला रही हैं, ठीक है। और पहली महिला जो है वह आंटी यिंगलुक हुआ करती थी, आंटी उनका नाम ही था, आंटी यिंगलुक,
लुक। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। जवाब क्या हो गया? 8 का बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नए टॉपिक पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम किससे संबंधित है? ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, टर्म चर्चा में रहा है और जो टर्म चर्चा में रहता है वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहता है। रोड परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, समुद्री परिवहन। तो एक मामला तो समझ में आ गया भैया कि ये परिवहन से कुछ मामला है, ट्रांजिशन शब्द इसको बताता भी है। देखिए, अगस्त 2024 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलवायु मंत्री जो है, कौन है? नाम लिख के बताइए फटाफट, मैं बोल देता हूं ना कि चलिए, लेकिन जो लोग जानते हैं वो बता दीजिए। सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए एसओपी, है ना, एसओपी जो है उसका आधिकारिक शुभारंभ कर दिया है। अब इसके विषय में समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपसे ना पूछा जाए किस मंत्री ने क्या किया, पूछा ये जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर स्टार के मामले में 5 स्टार लगा के रखिए। ठीक है, सर्वाधिक परिवहन को लेकर के पूछा गया है, मान के चलिए, और समुद्री परिवहन तो पूछा जा सकता है। देखिए, यह पहल जो है पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर ट्रक उधर से हरित टिकाऊ विकल्प की ओर ले जाने के मतलब एक बढ़ावा देने का काम किया गया। इसके तहत जो कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, उस बंदरगाहों को संचालित पारंपरिक जो ईंधन है उससे ना कर करके, बल्कि उसको चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और स्वच्छ और अधिक जो टिकाऊ वैकल्पिक ईंधन हो सकता है ग्रीन ट्रक में उसे बदला जाए। ये इसका उद्देश्य रखा गया है। तो इसका जो है वह समुद्री परिवहन से जाकर के जुड़ेगा। 9वें प्रश्न का सही जवाब डी हो गया। अब 10वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। किस मंत्रालय का पहल है? इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। ठीक है, एआई जो है आजकल बहुत चर्चा में है, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना बताई जाती है, तो आप लोग भी इसको ध्यान में रख करके हमेशा चलिएगा। चलिए यहां पर देखिए विकल्प, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब अगर मुझे इस प्रश्न का जवाब देना होता और मैं कुछ नहीं जान रहा था, मैं बीपीएससी का प्रीलिम्स देने जाता और ये प्रश्न मेरे सामने आता, पता है मैं क्या करता? मैं एक बार ये क्वेश्चन पढ़ता और सीधे विकल्प पे आता। मैं यहां से प्रश्न, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे पता ही नहीं है इसके विषय में, इस टॉपिक को नहीं पढ़ के गया था, लेकिन मैंने ये प्रश्न पढ़ा, प्रश्न से मुझे कुछ नहीं पता चला। ठीक है, मैं सीधा विकल्प पे आ जाऊंगा, मैं विकल्प से इसे सॉल्व करूंगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कृषि विकास कल्याण मंत्रालय जहीं आएगा और एक किट यहां आएगा, मैं बी में टिक मार दूंगा। ध्यान रखिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिए। कृषि से संबंधित बहुत सारे जो योजना, चीजें, प्रणाली होता है, उसमें आपको एक किट की बात की जाएगी। शब्द जब आप लंबे समय तक चीजों को स्टडी करना शुरू करेंगे ना, लंबे समय की तैयारी हो जाएगी, आप बार बार पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आपको ऐसा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन नहीं आता है चीजें, गृह मंत्रालय के अधीन तो बिल्कुल नहीं आएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं, ऐसे चीजें एग्रीकल्चर से जाकर के जुड़ता है। तो एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत यह काम किया गया है। निश्चित तौर पर एआई है, तो ये मामला तो समझ में आ रहा है कि ये एक डिजिटल पहल है। तो ये आपसे एक स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ये देश भर के किसानों को समय पर कीट प्रबंधन संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप क्या कीजिए, मशीन लर्निंग को जोड़ दीजिए, इस पर आधारित ये काम करेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसान की निर्भरता को कम करना और कीट नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। इससे किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात कही गई है उसमें मदद मिलेगा। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देकर के मुझे बताइए। इससे पहले जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। कई लोग तो है उस पर विस्तार से चीजें लिख भी रहे हैं कि क्या कैसे है। यहाँ पर जो आप लोग का मैं कमेंट देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसकी व्याख्या के लिए, मैं जहां पर जैसे आज ही था वो टेबल बना हुआ था ना फिल्म का राष्ट्रीय, मैं हट गया, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, बाकी चीजें मैं लिख ही देता हूं बोर्ड पे, तो आप देख सकते हैं। यहाँ बताइए, ये पूछा जा चुका है चीजें, भारत की कुल जनसंख्या में से बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ये 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से जो भी आपको सही लगे कमेंट करके मुझे बताइए। एक चीज और आप मुझे बताइए, ये जो जनसंख्या का आंकड़ा दिया गया है, ये किस सेंसस के आधार पर दिया गया? आप जानते हैं भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना का काम किया जाता है, लेकिन 2021 में नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब लेकिन कहा गया है कि जल्द ही जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा, शायद इसी महीने से, सितंबर 2024 से, और 2026 के शुरुआती महीनों में हमें आंकड़ा देखने को मिल भी सकता है। कुल मिलाकर के आप लोग जवाब दीजिए कि क्या आपको सही जवाब लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हमारा लेक्चर कैसा लगता है यह भी बताइए, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, आपका क्या फीडबैक है, आप मुझे यह भी लिख करके बताइए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि शाम के हर दिन 6 बजे ये लेक्चर आपको मिल जाया करे। अपना बेहद ख्याल रखिए, फिर कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।